मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आज 4 तारीख हो गई, 4 मार्च। जहाँ तक 4 की बात है तो हिमाचल प्रदेश लोकसभा के लिए 4 सांसद चुनकर भेजता है। और अगर हम चौथे उसकी बात करें तो भारत के चौथे राष्ट्रपति महामहिम वीवी गिरी थे। एक प्रश्न और है कि उत्तर प्रदेश का अब तक एकमात्र राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने महामहिम वाराहगिरी वेंकट गिरी। जहाँ तक इस्लामी शिक्षा है, इस्लामी शिक्षा का प्रारंभ भी 4 से होता है, जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता है। अगर हम खलीफाओं की बात करें तो जितने आदरणीय खलीफा हुए हैं, तो चौथे नंबर के जो खलीफा हुए हैं वो हज़रत अली साहब हैं। पहले हज़रत अबू बकर, दूसरे हज़रत उमर, तीसरे हज़रत उस्मान और चौथे खलीफा हज़रत अली हुए। सर खिलजी के बारे में बता दीजिए कुछ। खिलजी वंश, देखें, पहले तो आप ये जानें कि 1206 से 1526 का जो पीरियड है, कार्यकाल, ये सल्तनत काल के नाम से जाना गया है। इसमें कुल इतने राजवंश हुए। पहला वंश हुआ गुलाम वंश। गुलाम वंश इसलिए कहलाया कि इसमें सभी प्रमुख शासक प्रारंभिक काल में गुलाम रहे। तो पहला वंश गुलाम वंश, इसमें भी 3 वंश हुए। पहला वंश ऐबक का इल्बरी वंश, दूसरा इल्तुतमिश का शमसी वंश और तीसरा बलवन का बलवनी वंश कहलाया। उसके बाद आता है खलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और सबसे अंत में लोदी वंश आया। सबसे बड़ा कार्यकाल सर किसका रहा? देखिए, सबसे बड़ा कार्यकाल तुगलक वंश का रहा है। तुगलक वंश। अब हम आपने प्रश्न किए, तुगलक के बाद फिर सैयद आए और सैयद के बाद लोदी। देखिए, बहुत व्यापक है ये, लेकिन अभी आप लोग जो सामने बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? अजय दीक्षित। अजय जी ने कहा है कि थोड़ा खिलजी वंश के विषय में आपको हम जानकारी दें। याद रखें, वास्तव में ये इनका नाम था खलजी। दरअसल अफगानिस्तान में एक जगह खल्ज, तो वहीं पे रहने के कारण ये लोग खलजी कहलाए। बाद में कुछ इतिहासकारों ने इनको खिलजी भी कहा। तो हालांकि ये लोग तुर्क थे, ये लोग मूलतः तुर्क थे और इनके फोरफादर्स, पूर्वज, कभी खल जाके बस गए होंगे। ये लोग अच्छे घोड़े पालने के लिए विख्यात थे, अच्छे योद्धा भी होते थे खलजी। तो पहला खलजी शब्द आता है कि जब मोहम्मद गोरी पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हुए थे, तब एक खलजी सैनिक ने उनकी रक्षा की थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे खलजी राजनीति में आगे बढ़े। खलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी ने की थी। ये बलवन के प्रमुख सेवक रहे और बलवन ने इनको आरिज़े मुमालिक भी बनाया था। बाद में जब कैकुबाद का पतन हो गया, तब जलालुद्दीन खिलजी, इनकी आयु 70 वर्ष की हो गई थी, तब ये गद्दी पर बैठे थे। जलालुद्दीन खलजी ने एक नया विभाग भी बनाया, दीवाने वकूफ। ये व्यय यानी खर्च की देखभाल करता था। शुरू में तो इस पद का कोई विशेष महत्व नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे इसका पद का महत्व बढ़ता गया और इसमें नए नए कर्मचारी रखने पड़े। इन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक अपना शासन करना प्रारंभ किया था। कई अवसरों पर लोगों को माफ भी किया और इनकी अतिशय उदारता के कारण ये अपने भतीजे और दामाद, आप लोग जानते होंगे
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मारे गए। फिर अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे आए। अलाउद्दीन खिलजी, इनका वास्तविक नाम था अली गुशार्प वधित। अली गुशार्प वधित। इनका पालन पोषण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे इन्होंने अपने चाचा के साथ जो किया। फिर उसके बाद लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा अपना जो वर्तमान युग है भौतिकवादी युग है, लौकिक युग है। आप लाख विद्वान हो लेकिन आप सर्विस ना पा पावें तो फिर आपको कोई समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। या लाख अच्छे इंसान हो, अगर आपके पास धन नहीं है, पद नहीं है, तो भी समाज के ज़्यादातर लोग, ये जो मानव लोग हैं, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से इनका कार्यकाल रहता है। तो जब ये कड़ा और मानिकपुर के सूबेदार थे तब इन्होंने सुल्तान की अनुमति के बिना, यानी अपने चाचा की अनुमति के बिना, दक्षिण भारत के देवगिरी पे आक्रमण किया था और काफी सोना चांदी लूटकर ले आए थे। और इसी सोने चांदी ने उनको दिल्ली का सुल्तान भी बना दिया। अब आप कहेंगे हैं ये कैसे? एक विद्वान ने लिखा है, इट मेड हिम द किंग ऑफ दिल्ली। जब इन्होंने अपने चाचा के साथ ये हरकत की तो लोगों की नज़रों में इनका क्या कहना चाहिए, इनकी वैल्यू काफ़ी गिर गई। लोग कहने लगे ये तो बड़ा गलत आदमी है। लेकिन इसने वही सोना चांदी सरदारों में और यहाँ तक कि जनता के कुछ वर्ग थे उनमें बांटना शुरू किया। और वही सोना चांदी थोड़ा थोड़ा करके इलाहाबाद से दिल्ली तक बांटते चले आए। नतीजा क्या हुआ? जो इनके विरोधी थे वही इनके समर्थक बन गए। तत्कालीन कुछ विद्वानों ने लिखा है कि जलाली सरदार अलाई बन गए, क्योंकि उनको क्या मिल गया? सोना मिल गया। एक कहावत है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हालांकि मानवता के दृष्टिकोण से बहुत गलत बात है ये, लेकिन सोसाइटी के ज़्यादातर वर्ग इसी के पीछे भागते हैं। नतीजा फिर इनके सब समर्थक बन गए और वो जलालुद्दीन खिलजी में ही कोई नुक्स निकालने लगे। कहने लगे अरे भाई ये तो बहुत सीधा आदमी है, जरूर इसके चाचा ने कोई न कोई ऐसा गलत वाक्य बोलता रहा होगा कि अचानक इसका गुस्सा भड़का। खैर, इन्होंने फिर आगे शासन करना शुरू किया। तो इन्होंने शराब पर पाबंदी लगाई कि लोग शराब पी करके एक जगह इकट्ठे होते थे, शराब पी के गलत सलत हरकतें करते थे। इन्होंने बड़े बड़े सरदार जो थे उनके आपस में शादी विवाह पर भी रोक लगाई, क्योंकि शादी विवाह के माध्यम से लोग जुड़ जाते थे, रिश्तेदारी निकालते थे और सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। इन्होंने कई काम किए। जब गद्दी पे बैठे तब इनके मन में आया कि क्यों न हम सिकंदर महान की तरीके से हम भी विश्व विजय करें। तब इनके परम मित्र अलाउल मुल्क, जो कि दिल्ली के कोतवाल भी थे, उन्होंने इनको समझाया। उन्होंने कहा देखिए, पहली तो बात यह है कि आपके पास अरस्तु जैसा कोई वजीर और गुरु नहीं है। तो पहले तो आपके पास एक अच्छा वजीर होना चाहिए। तो ना तो आपके पास कोई अच्छा गुरु है और ना ही कोई अच्छा वजीर है। प्राचीन काल में सामान्यतः ये देखा गया कि लोग अपने गुरु को ही वजीर यानी प्रधानमंत्री बना देते थे। और गुरु को इसलिए बनाते थे क्योंकि गुरु के मन में कोई लालच नहीं होता था। उस काल में यह था कि सुल्तान भले पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वजीर का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक था। और शिक्षित व्यक्ति सुल्तान को समझा सकता था और समझाने का काम गुरु ही कर सकते थे, और किसकी हिम्मत होती। तो सामान्यतः प्राचीन काल में यही हुआ कि लोग अपने गुरु को ही प्रधानमंत्री बनाते थे। और गुरु के मन में लालच नहीं होता था, वो आम जनता से भी मिलता था और सुल्तान से भी या बादशाह से मिलता था। जैसे सिकंदर के पास अरस्तु जैसा गुरु और वजीर था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास जानते होंगे
चाणक्य जैसा गुरु था जो प्रधानमंत्री बना। तो वही उन्होंने उनको समझाया कि आपके पास कोई इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं है कि आप विश्व विजय के लिए चले जाएं। देखिए, वजीर का काम उस काल में होता था कि जब सुल्तान मौके पे नहीं होता था तो शासन व्यवस्था वजीर ही देखता था। उस समय फिर वजीर की बात चलती थी अगर सुल्तान मौके पर नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी तो हिंदुस्तान के तमाम इलाके जीतने, पहले वो जीतिए। तो खैर इन्होंने अलाउल मुल्क की सलाह का आदर किया और विश्व विजय के स्थान पर भारत को जीतने की योजना बनाई। लेकिन अपने मन को तसल्ली देने के लिए नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि मन को ही कुछ खुश कर लिया जाए, तो मन को खुश करने के लिए इन्होंने अपने सिक्कों पर अपनी उपाधि क्या रखी? सिकंदरे सानी, जिसको कहेंगे द्वितीय सिकंदर खुदवाया। जैसे नहीं कहते कि मन को कम से कम तसल्ली दी जाए। फिर उसके बाद इन्होंने उत्तर भारत के कुछ इलाके जीते और फिर इन्होंने दक्षिण भारत की ओर कदम रखा। गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने सबसे पहले गुजरात के इलाके जीते थे और गुजरात में ही इनके सेनापति नसरत खान ने खंभात की खाड़ी में एक किन्नर को खरीदा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसजेंडर। उसको 1000 दिनार में खरीदा था उस ट्रांसजेंडर को, और उसका नाम आप लोग जानते होंगे, मलिक काफूर। मलिक काफूर। तो उसको, और वही नसरत खान ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो ये ट्रांसजेंडर जो है इतना ज़्यादा प्रभावी हुआ कि आगे चल करके अलाउद्दीन ने इसको अपना सेनापति भी बनाया और अपना नायब भी बनाया। उस काल में सुल्तान के बाद सेकंड नंबर की पोजीशन नायब की होती थी। हालांकि नायब पद सामान्य तौर पर किसी को दिया नहीं जाता था, या उसी को दिया जाता था जो बादशाह के परम निकट हो जाते थे, सुल्तान के निकट। दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हुए तो सब पर उन सब का नेतृत्व किया मलिक काफूर ने। थोड़ा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ट्रांसजेंडर, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे, ये 31 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। और भारत के पहले जो ट्रांसजेंडर विधायक बने वो मध्य प्रदेश में सुहागपुर विधानसभा सीट से बने और उनका नाम था शबनम मौसी। देखिए, समाज में जो भी लोग आए सबका अपना महत्व तो है, लेकिन हमारा जो मनुष्य समाज है सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा भगवान ने बना के भेजा, बुद्धि भी दी इसको। लेकिन अपना ये मानव समाज जब तक दूसरे का अपमान न कर ले, उसको पता नहीं क्या है आनंद आता है। पूजा भी करेगा, सब करेगा, बातें अच्छी करेगा मंच से, लेकिन दूसरे को सम्मान देने में पता नहीं क्यों मजबूरी में भले दे दे। तो हालांकि जो ये, इसके लिए मैंने अभी एक फिल्म देखी थी 2017 के आसपास, 16-17 में, बड़ी अच्छी लगी। ये ट्रांसजेंडर के ऊपर है, कंचना फिल्म। तो उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक ट्रांसजेंडर घर वालों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर एक गैर व्यक्ति उसको रखता है और क्या कहता, अरे तुम तो अर्धनारीश्वर हो। शिव की कल्पना भी अर्धनारीश्वर में की गई है। और वही ट्रांसजेंडर डॉक्टर, लोगों को डॉक्टर बनाता है, मेहनत करता है, लेकिन समाज के जो अच्छे लोग कहलाते हैं वो उसको परेशान करते हैं। तो कंचना देखें तो उसमें बड़ी अच्छी बात है अगर समझने वाले के लिए। खैर, अब आगे आ जाते हैं हम मलिक काफूर के ऊपर। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई, जिससे सैनिकों को कम वेतन पर ही उनके जरूरत की वस्तुएं, भोजन सामग्री, कपड़े उपलब्ध हो सके। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक हुआ जिसने एक स्थायी सेना का निर्माण किया, और यह सेना सीधे सुल्तान के अंडर में रहती थी। इसको खालसा सेना भी कहते थे। हाँ, इन्होंने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की भी प्रथा प्रारंभ की। ये इसलिए इन्होंने किया जिससे सेना मजबूत
बनी रहे। इन्होंने भूमि की पैमाइश भी कराई, जिसको मसाहत नाम दिया, और इन्होंने घरों पे भी कर लगाए और चरागाहों पर भी कर लगाए। उत्तर भारत के इलाके इन्होंने जीते, उसकी चर्चा मैं फिर कभी कर दूंगा। आज जरा मैं दक्षिण भारत की बात करना चाहता हूं। उस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य थे। एक तो महाराष्ट्र का इलाका था, यहां की राजधानी थी देवगिरी, और यहां के राजा थे रामचंद्र देव यादव। फिर इसके बाद जो तेलंगाना है, यहाँ की राजधानी थी वारंगल, यहाँ के राजा थे प्रताप रुद्र देव। फिर कर्नाटक के इलाके में आते हैं, ये होयसल राज्य था। यहाँ पर यहाँ की राजधानी द्वार समुद्र थी, जिसे अब हलेबीड के नाम से जानते हैं, और यहाँ के राजा उस समय वीर बल्लाल तृतीय थे। सुदूर दक्षिण जो तमिलनाडु का इलाका है, मदुरई जानते होंगे आप लोग। मदुरई वैगाई नदी के किनारे है, मीनाक्षी मंदिर भी है यहाँ पे। तो ये पांड्य राज्य कहलाता था। पांड्य राज्य में 2 भाइयों वीर पांड्य और सुंदर पांड्य में गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसमें वीर पांड्य ने सिंहासन पर अधिकार भी किया। थोड़ा सा और आपको जानकारी देना चाहते हैं। आपने मार्को पोलो का नाम सुना होगा। जी सर। तो जिन्होंने अपना ज़्यादातर समय कुबलया खान के दरबार में बिताया था। कुबलया खान एक चाइना के मंगोल शासक हुए हैं, तो उनके दरबार में बिताया था। तो उन्होंने भी दक्षिण के पांड्य राज्य का भ्रमण किया था और इसके विषय में कुछ लिखा है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला इनका आक्रमण मलिक काफूर ने देवगिरी के ऊपर किया। रामचंद्र ने पहले तो मुकाबला किया और उनके पुत्र शंकर देव, कहीं कहीं वहाँ की स्थानीय भाषा में सिंघना नाम भी आता, इन्होंने युद्ध तो करना चाहा, किया भी, लेकिन रामदेव पराजित हो गए। शंकर देव थोड़ा रास्ते से हट गए, शंकर देव कहीं और चले गए। खैर, मलिक काफूर ने रामदेव को जो है दिल्ली भेजा और अलाउद्दीन खिलजी ने रामदेव का बड़ा आदर किया, उनका राज्य उनको वापस कर दिया। और साथ ही में गुजरात में एक जगह पड़ती है नवसारी, महाराष्ट्र से सटी हुई है, ये इलाका भी जो है अलाउद्दीन ने रामदेव को सौंप दिया और उन्हें राय रैयन की भी उपाधि दी। लेकिन उनकी क्या चीज ले ली? प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता, अपनी अधीनता में उनको उनका राज्य वापस किया। ये उन्होंने वही काम किया जो कभी प्राचीन काल में किसने किया था दक्षिण के मामले में? सिकंदर ने, समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त ने कि प्रभुसत्ता तो ले ली उनकी, लेकिन अपनी अधीनता में आंतरिक रूप से उनको स्वतंत्र कर दिया। फिर उसके बाद जब मलिक काफूर ने तेलंगाना पे आक्रमण किया, प्रताप रुद्रदेव ने पहले तो युद्ध किया, लेकिन बाद में वो पराजित हो गए और उनको दिल्ली तो नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने काफ़ी सोना चांदी जो है मलिक काफूर को भेंट किया और मलिक काफूर काफ़ी सोना चांदी लेकर के दिल्ली आए। ये तत्कालीन इतिहासकारों ने वर्णन किया है, हालांकि हो सकता है थोड़ा अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन कि मतलब इस सोना ऊँटों पर इतना सोना चांदी लादा गया कि ऊँट कराहने लगे, ऐसा तत्कालीन विद्वानों ने कहा है, इतिहासकारों ने, कि कराहते हुए ऊँटों पर सोना चांदी लेकर के मलिक काफूर दिल्ली आए। फिर उसके बाद इस समय जो तेलंगाना राज्य है, आपको पता होगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना, देखिएगा। फिर इसके बाद जो है, एक मिनट में अपनी बात को थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ। अभी जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें कही गई, नागालैंड,
मेघालय और त्रिपुरा, ये उन्हीं में आते हैं। इन 3 राज्यों में जो 60-60 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, तो नागालैंड में पहली बार एक महिला विधायिका बनी है। नागालैंड में उनका नाम मैं पेपर में देख करके फिर बताऊंगा। कल रात को मैंने पेपर में देखा था, लेकिन इतनी तो मैंने आपको जानकारी दी। कम से कम अब इससे आप किताबें को अखबार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहली बार नागालैंड में कोई महिला विधायिका बनी। फिर आ जाते हैं हम। फिर इसके बाद जो है इन्होंने मलिक काफूर ने होयसल राज्य पे आक्रमण किया। वीर बाललाल तृतीय ने भी युद्ध करना चाहा, लेकिन बाद में जब वो पराजित होने लगे तब उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। मलिक काफूर ने उनको भी दिल्ली भेजा। अलाउद्दीन ने उनका भी सम्मान किया और अपनी अधीनता में उनका राज्य वीर बल्लाल तृतीय को वापस कर दिया। वही बात हो गई कि इन्होंने भाई, इनकी भी क्या चली गई संप्रभुता, लेकिन आंतरिक रूप में स्वतंत्र है। फिर इसके बाद जब मलिक काफूर ने सीधे पांड्य राज्य पे आक्रमण किया। वीर पांड्य जो थे वो अपनी राजधानी छोड़कर चले गए। यहाँ भी मलिक काफूर ने काफ़ी सोना चांदी लूटा। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे सबसे ज़्यादा सोना चांदी पांड्य राज्य से जीता, लेकिन पांड्य राज्य के लोग पूर्णतः पराजित नहीं हुए। और कहा जाता है कि मलिक काफूर की सेनाएं रामेश्वरम तक पहुँच गईं। हालांकि वीर पांड्य के एक चाचा थे विक्रम पांड्य, इन्होंने जो है जगह जगह पर छापामार युद्ध करके काफूर की सेना को तंग भी किया। लेकिन चूंकि उस समय वीर पांड्य और सुंदर पांड्य आपस में बटे हुए थे, दक्षिण के राज्यों में कोई एकता नहीं थी, इसका लाभ मलिक काफूर उठा रहे थे। खैर, यहाँ से भी काफ़ी सोना चांदी लूट करके मलिक काफूर वापस आए, लेकिन यहाँ पर पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये एक आश्चर्य की बात है। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य सोना चांदी लूटना था, तो वापस ले आए। तो इस सोना चांदी से भी अलाउद्दीन की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। तो उस समय दक्षिण के 4 राज्यों का हमने वर्णन किया है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन ने बड़ा बुद्धिमानी का काम किया, क्योंकि वो जानते थे अलाउद्दीन की उस युग में दक्षिण पर सीधा शासन करना संभव नहीं है। लेकिन इससे अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण का महत्व भी काफ़ी बढ़ गया। खैर, फिर उसके बाद जो है अचानक रामदेव यादव की जब मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्र शंकर देव या सिंघना ने अलाउद्दीन की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तब जो है मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने शंकर देव के विरुद्ध भेजा। शंकर देव ने बड़ी वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन शंकर देव लड़ते हुए शहीद हो गए। तो कुछ समय मलिक काफूर ने दक्षिण में रह करके, महाराष्ट्र में रह के शासन करने का स्वयं निर्णय लिया, लेकिन अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को वापस बुला लिया। तो ये मैंने दक्षिण भारत की जो चर्चा की, इन अभियानों से, इन आक्रमणों से दक्षिण का महत्व तो इतना बढ़ गया कि आगे चलकर तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका वास्तविक नाम जूना खान है, वो अपनी राजधानी देवगिरी ले गए हैं और उसी देवगिरी का नाम बदल के उन्होंने दौलताबाद रखा। सबसे भयानक हमले मंगोलों के अलाउद्दीन के समय हुए। ये तो मैंने शायद आप लोगों के सामने चर्चा भी की थी कि नहीं की थी? आप लोग बताओ, चर्चा की थी कि नहीं? चलिए एक बार पुनः मैं चर्चा करता हूँ। पहला आक्रमण कादर के नेतृत्व में हुआ, जिसमें अलाउद्दीन के सेनापति नसरत खान और इन लोगों ने ही उनको पराजित कर दिया। फिर सल्दी के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ, इसमें इनके सेनापति जफर खान और नसरत खान ने संयुक्त रूप से मंगोलों को पराजित किया। हालांकि
इस अवसर पर अंदर ही अंदर अलाउद्दीन जफर खां से जलने भी लगे, क्योंकि मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जफर खान का नाम काफ़ी होने लगा था। इधर जब मंगोलों ने देखा कि बार बार पराजित हो रहे हैं, तब जो है मंगोलों के नेता गवा खान ने अपने पुत्र कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, जो थोड़ा नवयुवक था, लगभग 2.5 लाख मंगोल सेना, ये घटना है 1299 की, दिल्ली पर आक्रमण के लिए रवाना की। मंगोल भी बड़े गुस्से में आए। इस अवसर पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक दृढ़ शासक होने का परिचय दिया। हालांकि उनके परम मित्र अलाउल मुल्क, जिसकी मैंने चर्चा की है, उसने इनको समझाया कि इस वक्त आपका जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि मंगोल बड़े गुस्से में आए हैं। तो देखिए, वैसे तो अलाउल